नमस्कार साथियों। देखिए, आपके रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी हुए हैं 2011 में, 12 में, 16 में, 18 में, 21 में और लास्ट ईयर जो रीड का एग्ज़ाम हुआ है उसमें लेवल सेकंड के अंतर्गत आपके जो एसएसटी विषय है उसमें क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, उसकी अपन बात करते हैं। तो आज अपन बात करने वाले हैं साल 2011 में 2011 के अंतर्गत आपका लेवल सेकंड के अंतर्गत एसएसटी विषय में जो क्वेश्चन आंसर आपको पूछे गए थे उसकी अपन बात करेंगे। और सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं आपके इतिहास से संबंधित जो भी 15-20 क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि इस हड़प्पा-कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है। कौन सी हड़प्पा-कालीन इमारत को? वृहद, स्नानागार, सभा भवन, अन्नागार या दुर्ग महल? जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल जो कि महानिदेशक थे, महानिदेशक किसके महानिदेशक थे? भारतीय पुरातत्व विभाग के, भारतीय पुरातत्व विभाग इसके महानिदेशक थे। कौन? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा-कालीन इमारत। तो हड़प्पा-कालीन जो सभ्यता है ये कैसी सभ्यता मानी जाती है? समष्टिवादिनी, समष्टिवादिनी सभ्यता मानी जाती है। समष्टिवादिनी इसका मतलब लोग जो थे वो यहाँ पर समूह में निवास करते थे, समूह या फिर समुदाय के रूप में निवास करते थे। सर जॉन मार्शल ने विश्व का अद्भुत निर्माण किसके लिए कहा है? वृहद स्नानागार के लिए कहा है। वृहद स्नानागार इसका आंसर हो जाएगा। तो जो वृहद स्नानागार है, इस तरीके से आपका बड़े बड़े स्नानागार है वो बने होते थे और यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं इसकी, ये इस तरीके से सीढ़ियाँ होती थी, ये उत्तर से दक्षिण दिशा में होती थी। ठीक है, जो सीढ़ियाँ होती थी ये सीढ़ियाँ उत्तर से दक्षिण दिशा में बनी होती थी और इन्हीं स्नानागार के पास में आपके जो कुएं हैं, कूप हैं, उनके साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और सर जॉन मार्शल हैं, इन्हीं की देखरेख के अंतर्गत सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसकी खुदाई का कार्य हुआ था। पहला स्थल हड़प्पा था और दूसरा मोहनजोदड़ो। 1921 में हड़प्पा और 1922 के अंतर्गत मोहनजोदड़ो, इनके खोज का कार्य सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ही हुआ था। तो ये विश्व का अद्भुत जो निर्माण है ये वृहद स्नानागार के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, भारत में एकता में अनेकता, भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, यह कथन किस महोदय का है? A.L. वासम का, मैक्स मुलर का, विसेंट ए स्मिथ का या जवाहरलाल नेहरू का? भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, यह कथन किस महोदय का है? तो यह कथन है वो विसेंट आर्थर स्मिथ का है, V.A. स्मिथ का। इनका पूरा नाम है विसेंट आर्थर स्मिथ, विसेंट आर्थर स्मिथ। ये बड़े ही खुरापाती आदमी थे। खुरापाती आदमी कैसे थे? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से 1904 के अंतर्गत इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, इसमें भारत के इतिहास को सबसे पहले सुव्यवस्थित, इसको भारत के इतिहास को सबसे पहले सुव्यवस्थित करने का कार्य किसने किया था? इन्होंने किया था, विसेंट आर्थर स्मिथ ने। 1904 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। डेट को आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने ही भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता नाम का जो कथन है ये दिया था। इसके अलावा विसेंट आर्थर स्मिथ के बारे में और भी कई बातें हैं, जैसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इस महोदय ने कहा है? इसी विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा है। इसके अलावा अकबर ने 1582 के अंतर्गत दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। तो इस दीन ए इलाही को अकबर की भूल कहा है, अकबर की भूल का स्मारक इसने कहा है? इसी विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये V.A. जो स्मिथ है, विसेंट आर्थर स्मिथ है, कितने नाम है इसमें? विसेंट आर्थर स्मिथ 3 नाम है।
ठीक है। तो ये 3 नाम है क्यों बताया है, क्योंकि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत दिए गए हैं उन सिद्धांतों में विसेंट आर्थर स्मिथ का भी एक कथन है, इनका सिद्धांत है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो शक, कुषाण और हूणों से हुई है। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने कहा है, राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो शक, हूण और कुषाणों से। राजपूतों की उत्पत्ति शकों को ही सीथियन कहा गया है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, शकों को सीथियन कहा गया है। हूण एक मध्य एशिया की जाति थी, खानाबदोश जाति, और कुषाणों को यूची कहा गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो शक, हूण, कुषाण 3 नाम आ गए ना, तो विसेंट आर्थर स्मिथ, इसमें भी 3 नाम है। तो राजपूतों को विदेशी जाति के संतान किसने माना है, V.A. स्मिथ ने माना है। ये चीजें भी आपको इसके बारे में ध्यान में रखनी है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से या कालीबंगा से। अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? देखिए वैसे अग्निकुंड के जो साक्ष्य हैं वो 3 जगह से प्राप्त हुए हैं। एक आपका है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहां पर आपका हरियाणा में है HR। दूसरा है आपका लोथल, लोथल कहां पर आपका गुजरात में है। और तीसरा है आपका कालीबंगा, कालीबंगा कहां पर आपका RJ राजस्थान में है। ठीक है, ये 3 स्थल हैं जहां से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और इनमें भी मुख्य रूप से आपका जो लोथल और कालीबंगा है यहां से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर ने कालीबंगा इसका आंसर माना था, इसलिए कालीबंगा ही आपको ध्यान में रखना है। कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि युग्ल समाधान, युग्म या युग्ल समाधान के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो ये भी आपके लोथल प्लस कालीबंगा से मिले हैं। लोथल और कालीबंगा से युग्म समाधान के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, जो आपका कालीबंगा है यहां से 7 अग्निवेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, और ये कालीबंगा आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के या सरस्वती नदी के बाएं तट के ऊपर इसका विकास हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको कालीबंगा के बारे में ध्यान में रखनी है। और विश्व में सबसे पहले दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य, दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य, खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से ही मिले हैं। और खेती के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि के प्राचीनतम प्रमाण राजस्थान में, प्राचीनतम प्रमाण ये भी कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। हिंद यूनानी शासक, देखिए हिंद यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक शासक, इन्हीं को यवन शासक कहा जाता है। हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? यात्रियों का वृत्तांत, बौद्ध साहित्य, सिक्के या जैन साहित्य। हिंद यूनानी शासक का नाम आते ही आपको ध्यान में आना चाहिए राजस्थान में जो अपन सभ्यताएं पढ़ी हैं। राजस्थान में मुख्य रूप से 4 सभ्यताओं का मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया है, जिसमें आपकी पहली कालीबंगा सभ्यता, दूसरी आहड़ सभ्यता, फिर बेराट सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो वहां पर मैंने बेराट सभ्यता जब पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था एक कपड़े में लिपटे हुए सिक्के प्राप्त हुए हैं, और वो सिक्के उनमें यूनानी शासक, हिंद यूनानी शासक मिनेंडर था, मिनेंडर के सिक्के यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि 28 मुद्राएं या 28 जो सिक्के हैं वो मिनेंडर की मिली हैं। कहां से? बेराट से, बेराट से मिली है। बेराट विराटनगर जयपुर, बेराट विराटनगर जयपुर से हिंद यूनानी शासक था जिसका नाम था मिनेंडर। कितने सिक्के मिले हैं? 28 सिक्के, 28 मुद्राएं मिली हैं। तो सिक्के क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था? सिक्के थे। और ये जो आपको इंडो ग्रीक शासक है, सबसे पहले इंडो ग्रीक शासकों ने ही भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के यानी स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? आपके इंडो ग्रीक शासक या फिर यवन जो शासक है इन्होंने ही जारी किए थे। और अगर आपसे यह भी पूछा जाए कि सबसे पहले लेख युक्त सिक्के किसने जारी किए थे, तो यही आपके इंडो ग्रीक शासकों ने ही सबसे पहले लेख युक्त सिक्के जारी किए थे। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे पहले तिथि युक्त सिक्के किसने जारी किए थे, तो तिथि युक्त जो सिक्के हैं सबसे पहले वो आपके शकों ने जारी किए थे। शकों को सीथियन कहा जाता है। सबसे पहले सर्वप्रथम तिथि युक्त सिक्के
इन्होंने जारी किए थे, शकों ने जारी किए थे। और शकों को ही आपका क्या कहा जाता है, सीथियन कहा जाता है। ये छोटी छोटी बातें जो कि आपको अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, इसलिए ध्यान में रखना। सबसे पहले तिथि युक्त सिक्के अगर आपसे पूछा जाए तो आपका शक हो जाएगा। सबसे पहले लेख युक्त सिक्के पूछा जाए तो इंडो ग्रीक यमन शासक हो जाएगा। भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के, सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो भी आपके हिंद यूनानी शासकों ने ही जारी किए थे। और हिंद यूनानी शासकों की जानकारी का मुख्य स्रोत आपका क्या था, सिक्के था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता क्या है। कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है। गीता क्या है। गीता एक वेद है, गीता एक स्वतंत्र महाकाव्य है, गीता रामायण का भाग है, या फिर गीता महाभारत का भाग है। गीता क्या है। देखिए, महाभारत की बात करें तो स्टार्टिंग में महाभारत में कितने श्लोक थे, या यूं कहें कि महाभारत का जो प्रारंभिक नाम है यह आपका जय संहिता था। महाभारत को स्टार्टिंग में जय संहिता के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर इसमें प्रारंभ में जो सिक्कों की श्लोकों की जो संख्या थी वो 8000 थी। कई जगह पर आपको 8000 मिलता है, कई जगह पर 8400 श्लोक मिलता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में श्लोकों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 8000 थी महाभारत में। और कुछ समय बाद में यहाँ पर जो श्लोक है उनकी संख्या कितनी हो गई, 24000 हो गई। तो इसको भारत नाम से पुकारा जाने लगा। और कुछ समय बाद में जो श्लोकों की संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई, 1,00,000 श्लोक हो गई। यानी कि वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोक है। तो इस भारत के आगे महाशब्द जुड़ गया और ये क्या हो गया, महाभारत हो गया। ठीक है, तो महाभारत में वर्तमान में कितने श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोक हैं। और महाभारत क्या है, आपका सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य है, महाकाव्य है। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ था, ठीक है, ये युद्ध चला था, एक कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंतर्गत युद्ध चला था 18 दिन तक। और जो भीष्म पर्व है, महाभारत का भीष्म पर्व है, उसी के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता की रचना की गई है। और कुरुक्षेत्र हरियाणा में जो श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं 18 अध्यायों में, वही आपकी क्या है, भगवद गीता है। तो ये जो भगवद गीता है ये किसका भाग, आपका महाभारत का भाग है। और महाभारत के रचयिता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, या जिसको अपन वेदव्यास भी बोलते हैं। तो महाभारत का ये भाग है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, महाभारत का फारसी में अनुवाद कहलाता क्या है, तो रज्मनामा कहलाता है। महाभारत का फारसी में अनुवाद क्या कहलाता है, रज्मनामा कहलाता है। और फारसी में अनुवाद किया किसने था, तो बदायूनी ने किया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, बदायूनी ने किया था। और ये कहलाता क्या है, रज्मनामा नाम से इसको पुकारा जाता है। तो ये इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन सा था। कौन से काल में, गुप्त काल की बात हो रही है। विदिशा, अहिच्छत्र, ये तो आपका अहिच्छत्र है, ये तो कहाँ, कौन से काल का है, महाजनपद काल का है, महाजनपद काल का है। विदिशा ये आपका मौर्योत्तर काल का है, मौर्योत्तर काल का है। पुरुषपुर ये भी आपका मौर्योत्तर काल का है। और पैठन भी आपका कहाँ का है, मौर्योत्तर काल का है। तो आपको बताना है कि सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र, देखिए मौर्योत्तर काल का तो विदिशा है, लेकिन विदिशा में जो कौन से वंश का अगर प्रभाव पूछा जाए तो शुंग वंश का प्रभाव था। उसी तरीके से अगर आपको पैठन पूछा जाए तो पैठन के अंतर्गत आपका जो एक व्यापारिक केंद्र भी था ये, और ये धार्मिक केंद्र भी था। यहाँ पर मौर्योत्तर काल का तो ये है ही, लेकिन पैठन के अंतर्गत मुख्य रूप से मौर्योत्तर काल में जो सातवाहन शासन हुए हैं, सातवाहन वंश का मुख्य रूप से शासन था। यह आपका धार्मिक केंद्र भी था और यह आपका व्यापारिक केंद्र भी था। पैठन है कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, आपका पैठन हो जाएगा। ठीक है, पैठन। देखिए मौर्य युग आया था, उसके बाद में मौर्योत्तर काल आया था, उसके बाद में गुप्त काल आया था, और उसके बाद में गुप्तोत्तर काल आया था। तो यहाँ पर गुप्त काल के बारे में पूछा है, सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन सा था आपका, तो ये पैठन हो जाएगा, पैठन महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, सांची स्तंभ से लिया गया है, इलाहाबाद स्तंभ से, सारनाथ स्तंभ से, या फिर लुम्बिनी स्तंभ से। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं अपन सारनाथ स्तंभ की। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सारनाथ स्तंभ हो जाएगा। ठीक है, सारनाथ स्तंभ है, ये कुछ इस तरीके का स्तंभ है, नीचे से, कहने का मतलब नीचे से चौड़ा है, ठीक है, और ऊपर से सकड़ा है। यहाँ पर अवांगमुखी कमल बना हुआ है, कमल के आकार की एक अवांगमुखी कमल बना हुआ है। यहाँ पर ऊपर लोहे की कीलें इस तरीके से, और ये क्या है, आपका फलक है। और यहाँ पर 4 पशुओं की आकृति है,
4 पशुओं की आकृति है। 4 पशुओं में मुख्य रूप से आपका है हाथी। यहाँ पर पुस्तकों में आपको हाथी नाम न देकर गज नाम दिया जाता है। फिर है घोड़ा, लेकिन पुस्तकों में आपको घोड़ा नाम न देकर अश्व नाम दिया जाता है। उसके बाद है बैल, लेकिन बैल आपको ऑप्शन में न देकर वृषभ नाम दिया जाता है। और फिर आपका है सिंह। तो ये 4 पशुओं के बारे में भी पूछा जाता है, कौन कौन से पशु हैं। तो हाथी घोड़ा पाल की नहीं है, हाथी घोड़ा सिंह बैल है। तो हाथी को तो गज बोलते हैं, घोड़े को अश्व बोलते हैं, बैल को वृषभ कहा जाता है और सिंह। तो ये 4 पशु हैं। लेकिन सारनाथ वाला जो स्तंभ है इसमें इसके ऊपर किसकी आकृति बनी हुई है, 4 सिंहों की आकृति बनी हुई है। और जो 4 सिंह है वो चारों दिशाओं में मुख किए हुए हैं। और यहाँ पर एक चक्कर बना हुआ है और इस चक्कर में कितनी तीलियां हैं, 32 तीलियां हैं। 32 तीलियां हैं। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो कि 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था, ये राष्ट्रीय ध्वज इसी सारनाथ स्तंभ के सिंह आपका शीर्ष स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, लेकिन सारनाथ स्तंभ से भी पूछा जाए कहां से, तो ये शीर्ष स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। 26 जनवरी 1950 को ये स्वीकार किया गया था। और 4 सिंह हैं, इसके शीर्ष स्तंभ में कितने सिंह हैं, 4 शीर्ष हैं। और यह जो आपका सारनाथ का स्तंभ है ये एकाश्म स्तंभ है। इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था अशोक मौर्य के द्वारा। मौर्य शासक था सम्राट अशोक, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये आपका एकाश्म पत्थर है, यानी कि एक ही पत्थर है, यहां से लेकर के यहां तक एक ही पत्थर है। और यहां पर ओपदार पालिश की गई है, चमकदार पालिश की गई है, चमकदार पालिश की गई है। ये केवल ऐसा नमूना है, ये इसी काल के अंतर्गत है, मौर्य काल के अंतर्गत ही मिला है। उसके बाद मौर्योत्तर गुप्तोत्तर काल में इस तरीके का पत्थर है वो नहीं मिला है। केवल मौर्य काल के अंतर्गत ही अशोक के द्वारा इस एकास्मक पत्थर का निर्माण इस तरीके से करवाया गया था। और ये जो पत्थर है वो कैसा है, लाल बलुआ पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर है। और ये जो लाल बलुआ पत्थर है ये कहां से मिला है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत से मिला है। उत्तर प्रदेश में एक आपकी जगह है मिर्जापुर में ये चुनार का पत्थर है। ठीक है, मिर्जापुर का चुनार का पत्थर है। तो ये इतनी चीजें आपको इसमें ध्यान में रखनी है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फाइयान क्या था, पहला चीनी यात्री था। फाइयान प्रथम चीनी यात्री था, प्रथम चीनी यात्री कौन था, फाइयान था। कब आया था भारत में, ये सुबह 4 से लेकर 4:15 के बीच में आया था, सुबह के 4 से 4:15 के बीच में आया था। 4 से 1 कम करेंगे 399 आ जाएगा, 4:15 से 1 कम करेंगे तो 414 जाएगा, यानी कि 399 से लेकर 414 के बीच में ये फाइयान है, ये भारत आया था। ये एक याद रखने का तरीका है, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो ये पहला चीनी यात्री था, इसने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम क्या आपका फो को की है, कई बार अपन को ये चीज याद नहीं रहती है। तो फाइयान है, फाइयान एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और एफ के बाद में क्या आता है, जी आता है। तो फाइयान कौन से काल में आया था, गुप्त काल में आया था। फाइयान कौन से काल में आया था, गुप्त काल में आया था। एफ के बाद में क्या आता है, जी आता है। कौन से मार्ग से आया था, तो चाइना से इधर आपका कौन सा मार्ग लगता है, स्थल मार्ग लगता है। तो ये स्थल मार्ग से आया था, स्थल मार्ग से आया था। और कौन से मार्ग से गया था, जल मार्ग से गया था, जल मार्ग से वापस गया था। और आपका जावा जो द्वीप है, जावा या यव द्वीप है, इसमें कौन से धर्म का इन्होंने शासन बताया है, शैव धर्म का, शैव धर्म होने का प्रमाण इन्होंने दिया है। जावा या यव द्वीप के अंतर्गत वहां पर ये रुका था और शैव धर्म होने का प्रमाण इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा है कि लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। किस शासक के बारे में, यहाँ पर देखो गुप्त है, यहाँ पर भी गुप्त है, यहाँ पर भी गुप्त है और यहाँ पर भी गुप्त है। कहने का मतलब है गुप्त वंश की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो गुप्त वंश में कौन सा था, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, परम भागवत की उपाधि धारण की थी। किसने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। इसके बारे में कहा है फाइयान ने कि लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने शासन संचालन की जो गतिविधि है वो इस तरीके से सुदृढ़ कर रखी थी, इस तरीके से वो व्यवस्थित कर रखी थी कि लोग चोरी नहीं करते थे। जो आमजन है वो अपने जो कार्य है उसमें व्यस्त रहता था, चोरी वो नहीं करते थे। इसलिए चोरी नहीं करते थे तो लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। ऐसा प्रमाण कौन देता है, आपका फाइयान देता है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था और
शकों को पराजित करने के बाद में इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, और वो उपाधि कौन सी आपकी सकारी। तो शकों के ऊपर विजय हासिल करने के बाद में इन्होंने सकारी जो उपाधि है वो धारण की थी, और इन्हीं के काल में नवरत्न हुए हैं, और उन्हीं में एक आपका कौन सा हुआ था, कालिदास हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन काल के अंतर्गत बने थे। महाबलीपुरम के मंदिर, देखिए महाबलीपुरम के कौन से मंदिर हैं, महाबलीपुरम के आपके रथ मंदिर हैं, महाबलीपुरम के रथ मंदिर हैं। इन्हीं को सप्त पेगोड़ा कहा जाता है, सप्त पेगोड़ा के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर, महाबलीपुरम के सप्त पेगोड़ा, और ये एकाश्म मंदिर है। ये रथ मंदिर कैसे है, एकाश्म मंदिर है, एकाश्म है, यानी कि एक ही पत्थर को काटकर, एक ही पत्थर को तराश कर इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। और ये कौन सी शैली में बने हुए हैं, तो ये मामल्लपुर शैली में बने हुए हैं, मामल्लपुर शैली में बने हुए हैं। और ये जो शैली है वो कौन सी शैली की उपशैली है, द्रविड़ शैली की उपशैली है। ठीक है, देखिए द्रविड़ शैली है, उसकी 4 मुख्य रूप से उपशैलियां हैं जो कि पल्लव शासकों के द्वारा इसमें बनवाए गए थे। सबसे पहले तो आपको तो केवल इतना ही पूछा है कि महाबलीपुरम के जो प्रसिद्ध मंदिर है कौन से शासक के अंतर्गत, कौन से शासकों के, पल्लव शासकों के शासनकाल के अंतर्गत इनका निर्माण हुआ था। लेकिन जो द्रविड़ शैली है वो मुख्य रूप से पल्लवों ने ही इस द्रविड़ शैली का जो मंदिर है वो बनाने का कार्य किया था। इनमें भी मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो 4 प्रमुख शैलियां हैं। पहली आपकी महेंद्र वर्मन की, महेंद्र वर्मन, तो मैं से महेंद्र वर्मन और मैं से मंडप शैली, ये आपको इस तरीके से ध्यान में रह जाएगी। दूसरी है नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम की जो शैली है वो आपकी है मामल्लपुर शैली, मामल्लपुर शैली। और तीसरी है नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय की जो शैली है वो आपकी है राज सिंह शैली, राज सिंह शैली। और चौथी है आपकी नंदी वर्मन की है अपराजित शैली, अपराजित शैली। तो ये शैलियां हैं, ये भी आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। द्रविड़ शैली जो कि पल्लव शासक, और पल्लवों की जो राजधानी कौन सी थी आपकी, कांची, पल्लवों की राजधानी कौन सी थी, कांची, पढ़ा होगा आपने, कांची के पल्लव। ठीक है, पल्लवों की राजधानी कौन सी थी, कांची थी। महेंद्र वर्मन की मंडप शैली है, नरसिंह वर्मन प्रथम की मामल्लपुर शैली है जो कि रथ मंदिर है, जिनको सप्त पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है। एकाश्म मंदिरों का निर्माण इन्होंने करवाया था। फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय की है जिसको राज सिंह शैली, ये राज सिंह शैली का जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। और नंदी वर्मन की है वो अपराजित शैली है। ठीक है, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था, रथ मंदिरों का, पल्लव शासक था ये। अगला है, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म और मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म और मृत्यु का पंजीयन कौन से काल के अंतर्गत किया गया है, गुप्त काल, मौर्य काल, महाजनपद काल, कुषाण काल। देखिए पहली बार लोगों का जन्म, या फिर यूं कहें कि जनगणना का आंकड़े सबसे पहले किसने, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, उसका प्रधानमंत्री, उसका पीएम कौन था, चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, विष्णुगुप्त कहा जाता है। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी और उसका नाम था अर्थशास्त्र। देखने में, सुनने में ये अर्थशास्त्र आपको आर्थिक लगता होगा, लेकिन ये राजनीति विज्ञान का ग्रंथ है, राजनीतिक विज्ञान, राजनीति से संबंधित ग्रंथ है। कौन सा आपका, अर्थशास्त्र। तो इसी अर्थशास्त्र में सबसे पहले जनगणना के संबंध में या फिर जन्म मृत्यु पंजीयन के बारे में कहा गया है, राजनीति से संबंधित ग्रंथ है। और मेगस्थनीज ने जो पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन है उसके लिए भी 6 समिति बताई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। तो मौर्य काल तो इसका आंसर हो जाएगा, और मौर्य काल में ही आपका मेगस्थनीज इसने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के लिए कितनी समितियों का उल्लेख किया है, 6 समितियों का उल्लेख किया है। और प्रत्येक समिति में कितने व्यक्ति होते थे, 5 व्यक्ति होते थे, यानी कि टोटल 30 सदस्य होते थे 6 समितियों में। ठीक है, तो इस तरीके की बात का जो उल्लेख है वो कौन करता है, आपका मेगस्थनीज करता है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य काल हो जाएगा। अगला है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आगरा में है, फतेहपुर सीकरी में है, दिल्ली में है, या फिर आपका अजमेर में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है। देखिए चिश्ती का नाम आते ही आपको दिमाग में क्लिक कर गया होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा
मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हालांकि काफी पहले आए थे। यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती का मकबरा पूछा है, तो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो किसने, अकबर ने बनवाया था। और कहाँ पर आपका, फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। आगरा के अंतर्गत आपका जो फतेहपुर सीकरी है वहां पर यह मकबरा है। आगरा भी आपको ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन आगरा इसका आंसर नहीं होगा, फतेहपुर सीकरी होगा। अकबर के समकालीन एक चिश्ती संत हुए थे शेख सलीम चिश्ती, ये अकबर के समकालीन ही थे। ये नाम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अकबर अपने शासनकाल के अंतर्गत 14 बार अजमेर गया था इनकी दरगाह में। इनकी दरगाह है कहाँ पर है, इनकी दरगाह है अजमेर में है। यहाँ पर अकबर 14 बार गया था और सबसे पहली बार गया था 1562 में। 1562 में सबसे पहली बार अकबर है वो जियारत करने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था। लेकिन अकबर के समकालीन एक चिश्ती संत था जिसका नाम था शेख सलीम चिश्ती, और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, और उसे पुत्र का नाम था जहांगीरी। जहां यानी कि सबका प्यारा, संसार का प्यारा, जहांगीरी। और इसी का नाम क्या था, पहले सलीम था। सलीम पुत्र की प्राप्ति हुई थी, और अकबर इस सलीम को प्यार से क्या बोलते थे, शेखू बाबा। अकबर इसे प्यार से क्या बोलते थे, शेखू बाबा बोलते थे, जो बाद में जहांगीर के नाम से फेमस हुआ था। और ये शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही इनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इसका मकबरा है, ये कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नूहे सिपहर के रचनाकार कौन है। नूहे सिपहर के रचनाकार कौन है, अमीर खुसरो, दारा शिकोह, मलिक मोहम्मद जायसी या शेख निजामुद्दीन औलिया। नूहे सिपहर, ये नूहे सिपहर जो ग्रंथ है इसमें हिंदुस्तान की प्रशंसा की गई है। हिंदुस्तान की प्रशंसा, हिंदुस्तान की प्रशंसा कौन से ग्रंथ में की गई है, नूहे सिपहर ग्रंथ में की गई है। और यह ग्रंथ किसने लिखा है, अमीर खुसरो ने लिखा है। अमीर खुसरो ने लिखा है, ठीक है। और खुसरो को अमीर की उपाधि किसने दी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। एक अलाउद्दीन खिलजी ने खुसरो को अमीर की उपाधि दी थी, इसलिए बाद में ये अमीर खुसरो के नाम से जाना जाने लगे। सबसे पहले इनका जो प्रारंभिक नाम है वो आपका अबुल हसन है, अबुल हसन। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इनको अमीर की उपाधि दी थी, इसलिए इनको अमीर खुसरो के नाम से जाना जाने लगा। अमीर खुसरो ने इसे नूहे सिपहर ग्रंथ में हिंदुस्तान की प्रशंसा की है, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस अमीर खुसरो को तूती ए हिंद, तूती ए हिंद यानी कि हिंदुस्तान का तोता कहकर भी पुकारा है। इसके अलावा अमीर खुसरो की और भी कुछ रचनाएं हैं, मुख्य रूप से अमीर खुसरो इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी 6 रचनाएं हैं, अमीर खुसरो की 6 रचनाएं हैं, जिसमें एक आपकी है नूहे सिपहर जिसमें हिंदुस्तान की यानी भारत की प्रशंसा की गई है। एक इसकी रचना है आशिकी, आशिकी की रचना है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र होता है खिजर खां और जो देवल देवी है उसके प्रेम प्रसंग के बारे में इसमें लिखा गया है। और एक रचना है वो आपकी है तुगलक, तुगलकनामा। और अन्य जो रचनाएं हैं उसमें मुख्य रूप से आपकी जो खजाइन उल फुतूह है, क्या खजाइन उल फुतूह है जिसको तारीख अलाई कहते हैं, जिसमें चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी, तो उसकी जानकारी खजाइन उल फुतूह में की गई है। और एक है किरात उस सादेन, किरात उस सादेन। और एक है मिफ्ता उल फतूह है। मिफ्ता उल फतूह जो रचना है वो आपकी जलालुद्दीन खिलजी की विजयों के बारे में बताती है। तो ये अमीर खुसरो आपके सल्तनत काल के अंतर्गत मुख्य रूप से 6 सुल्तानों के समय यह रहा था। तो 6 सुल्तानों के समय रहा था, जलालुद्दीन खिलजी के समय भी रहा था, अलाउद्दीन खिलजी के भी समय भी रहा था। लेकिन अगर आपको मुख्य रूप से पूछा जाए कि अमीर खुसरो का जो कालक्रम है वो किस सुल्तान के समकालीन था, तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के समकक्ष थे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का खुद का जो कार्यकाल है वो इसमें लंबा रहा था। तो तोता ए हिंद अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का मुख्य केंद्र कौन सा था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का मुख्य केंद्र कौन सा था, गुलबर्गा, बीजापुर, गोलकुंडा या फिर बीदर। दक्षिण भारत की बात हो रही है। देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, क्योंकि यहाँ पर चिश्ती सिलसिले की बात हो रही है इसलिए चिश्ती सिलसिला का जब भी नाम आता है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करते हैं अपन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में, आपको पता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो मोहम्मद गौरी के साथ में ही 1192 में ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये मोहम्मद गौरी के साथ में ही भारत आए थे। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद में आपका उत्तर भारत के अंतर्गत आपका चिश्ती सिलसिले में मुख्य रूप से आपका निजामुद्दीन औलिया, जिसको महबूब ए इलाही कहते हैं, निजामुद्दीन औलिया ने उत्तर भारत में चिश्ती सिलसिले को प्रचार प्रसार करने का कार्य किया था। जबकि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को प्रसारित करने का काम किया था बुरहानुद्दीन गरीब ने। जबकि एक हुआ था बंदा नवाज या फिर इसको गेसुदराय के नाम से भी जानते हैं, गेसुदराय। इन्होंने चिश्ती सिलसिले का मुख्य जो केंद्र है वो आपका किसको बनाया था, गुलबर्गा को बनाया था। और गुलबर्गा कहाँ पर आपका कर्नाटक में है, और कर्नाटक दक्षिण भारत में है। आपको यही पूछा है दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का मुख्य केंद्र कौन सा था, आपका गुलबर्गा था। ठीक है,
अगला है दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है। दस्तक का मतलब क्या होता है? गुलामी, बंदरगाह है या फैक्ट्री या शुल्क मुक्त व्यापार। यहाँ पर ये शुल्क मुक्त व्यापार आपको दे रखा है, लेकिन अगर बिल्कुल सही पूछा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा सीमा शुल्क मुक्त व्यापार। हालांकि एग्जाम में आपको ये एग्जाम का जो पेपर है आपको दिया गया था उसी का कटआउट मैंने आपको यहाँ पर लिया है, ताकि आपको ये डाउट ना हो कि ये एग्जाम में कुछ और ना पूछा गया हो, सर ने कुछ और पढ़ा रहा हो, ऐसा ना हो। इसलिए जो एग्जाम का पेपर की कटिंग है वही मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। यहाँ पर सीमा शुल्क सीमा मुक्त व्यापार ही आपको एग्जाम में दिया गया था, लेकिन अगर सही तरीके से बताए तो सीमा शुल्क मुक्त व्यापार इसका सही होगा। देखो फर्रुखसियर ने सबसे पहले 1717 ईस्वी के अंतर्गत 1717 में फर्रुखसियर ने 1717 में दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फर्रुखसियर भी ध्यान में रखना है, 1717 ईस्वी भी ध्यान में रखना है। हुआ क्या था? 1717 में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा दी थी। शुल्क मुक्त व्यापार यानी सीमा शुल्क मुक्त व्यापार करने की, यानी अंग्रेजों को एक दस्तक पत्र दिया था भारतीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। भारत में अपना जो व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए एक दस्तक, एक फरमान दिया था और उसी को सीमा शुल्क मुक्त व्यापार के नाम से जाना जाता है। तो ये किसने जारी किया था? फर्रुखसियर ने जारी किया था। कब जारी किया था? 1717 ईस्वी में जारी किया था। अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण, अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, अकबर कौन सा मुगल बादशाह था? तीसरा मुगल बादशाह था। तीसरा मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। पहला कौन था? बाबर था। दूसरा कौन सा था? हुमायूं था। तीसरा कौन सा था? अकबर था। तो अकबर कौन सा मुगल बादशाह था? तीसरा था। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी आपको 3 दिखाई दे रहा है, 3 यहाँ पर भी 3 दिखाई दे रहा है। तो तीसरा मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। अकबर ने आक्रमण किया था 1567-68 में। देखो 67-68 में 6-7 है, अगर यहाँ पर 7-6 हो जाता तब तो आपका हल्दीघाटी का युद्ध हो जाता और कौन हो जाता? महाराणा प्रताप। लेकिन यहाँ पर 7-6 न होकर 6-7 है तो महाराणा प्रताप का पिता हो जाएगा। अब महाराणा प्रताप का पिता कौन? आपका उदय सिंह है। और ये कौन से में? 6-7 में, यानी 6-7 में तो उदय सिंह था और 7-6 में क्या हो जाएगा? प्रताप हो जाएगा। आपको पूछा यही है अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था? तो चित्तौड़गढ़ पर जब अकबर ने आक्रमण किया था तो यहाँ पर महाराणा प्रताप के पिता थे और उनका नाम क्या था? महाराणा उदय सिंह था। ये मैंने आपको 3 यहाँ पर क्यों लिखा है इसको देख लो, समझ लो। तीसरा मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो यहाँ का शासक कौन था? उदय सिंह था। उदय सिंह में भी देखो 3 आपको दिखाई दे रहा है, उदय सिंह, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 3 दिखाई दे रहा है। लेकिन उदय सिंह ने जो युद्ध हुआ था यहाँ पर, तो उदय सिंह तो यहाँ से सिरोही चले गए थे और चित्तौड़गढ़ का जो भार है वो आपका जयमल और पत्ता को सौंपकर चले गए थे। जयमल और पत्ता ने यहाँ पर किस लिए किया था? और फूलकंवर के नेतृत्व में जोहर हुआ था। लेकिन इस जयमल और पत्ता के साथ में, जयमल और पत्ता के साथ में ही, जयमल और पत्ता के साथ में ही जो शेषनाग के अवतार कहे जाने वाले वीर कल्ला राठौड़, वीर कल्लाजी राठौड़, वीर कल्लाजी राठौड़ ने अपना प्राणों का बलिदान दिया था। और इनके 3 नहीं थे, इनके क्या थे? 4 हाथ थे। तो इनको 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से भी पुकारा जाता है। 4 हाथों वाले लोक देवता किसको कहा जाता है? वीर कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। तो जयमल पत्ता ने केसरी कहा था और फूलकंवर ने जोर किया था। 4 हाथों वाले लोक देवता, शेषनाग के अवतार कहे जाने वाले। तो कल्लाजी राठौड़ की जो छतरी है वो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। जयमल पत्ता की जो छतरी है वो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का कौन सा शाखा था? ये तीसरा शाखा था, तीसरा शाखा। यहाँ पर भी क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। यहाँ पर भी 3 आ रहा है। उदय सिंह में भी 3 आ रहा है। अकबर कौन सा शासक था? तीसरा शासक था और अकबर में भी 3 आ रहा है। लेकिन वीर कल्लाजी राठौड़ में 4 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनके हाथ 3 नहीं थे, क्या हाथ थे? 4 थे, क्योंकि 2 हाथ जयमल मेड़तिया के थे और 2 हाथ कल्लाजी राठौड़ के थे, जयमल मेड़तिया के कंधों के ऊपर बैठकर। तो ठीक है, देखिए किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसके काल को कहा जाता है। देखिए शाहजहां ने क्या बनाया था? ताजमहल बनाया था। तो ताजमहल कैसी इमारत है? इमारत है, मकबरा है, इमारत है, यानी कि स्थापत्य कला है। इसलिए शाहजहां ने इसको स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, अगर आपको स्थापत्य कला का स्वर्ण काल पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? आपका शाहजहां हो जाएगा। उसके बाद में जहांगीर को चित्रकारी का शौक था, तो जहांगीर के बारे में अगर आपसे ये पूछा जाए कि चित्रकला का स्वर्ण काल, चित्रकला का स्वर्ण काल, तो ये किसका काल हो जाएगा? आपका जहांगीर का हो जाएगा। बच गया कौन? अकबर। औरंगजेब को निर्माण से कोई दूर दूर तक लेना देना था नहीं, अकबर बच गया। तो अकबर हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, इसका काल कहलाता है, अकबर का काल कहलाता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। अकबर जो थे वो ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ थी उन्हीं के समकालीन थे।
ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का जो काल था वो 1558 से लेकर था। अकबर का जो कालक्रम था ये 1556 से लेकर 1605 तक था। इसमें प्लस माइनस 2 कर दो, प्लस 2 करोगे माइनस 2 करोगे प्लस 2 करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। तो एलिजाबेथ का जो देखिए, मैं एलिजाबेथ का काल आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का जो काल था वो अंग्रेजी साहित्य का स्वर्ण काल था और उन्हीं के समकालीन में थे अकबर। तो इनका जो काल है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है। तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। एलिजाबेथ का जो काल है वो 1558 से लेकर 1603 तक रहा था, तो वो अंग्रेजी साहित्य का स्वर्ण काल था। अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है। जहांगीर का चित्रकला का स्वर्ण काल है और शाहजहां का आपका स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है। अकबर ने सबसे पहले संस्कृत को संरक्षण दिया था। तो संस्कृत को संरक्षण देने वाला पहला राजा, संस्कृत को संरक्षण देने वाला पहला शासक कौन था? आपका अकबर था। और अकबर के काल में आपका बीरबल हुआ था, जो जिसको कवि प्रिय की उपाधि थी। तुलसीदास जी थे इनके नवरत्नों में, जो इनको रामचरित्र मानस अवधी भाषा में इन्होंने लिखा है। एक सूरदास जी थे, एक रसखान थे, रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना की है। एक नंददास जी थे, जो नंददास जी तो गीत गाते गाते दरबार में ही मर गए थे, ठीक है। और एक कुंभदास जी थे, कुंभदास जी को बुलाया था अकबर ने, लेकिन कुंभदास जी ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया था। किसका? अकबर का। और एक आपके नरहरि थे, तो नरहरि को महापात्र की उपाधि अकबर के द्वारा ही दी गई थी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अकबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की थी? कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की थी? मनुची तो कहाँ था? आपका इटली का था। तो ये तो आपको फ्रांस पूछा है, तो ये तो आपका इटली का हो गया। उसके बाद में बर्नियर, तो बर्नियर आपका फ्रांस का था, बिल्कुल था, बर्नियर फ्रांस का था। और ट्रेवनियर, ये भी आपका ट्रेवनियर भी कहाँ का था? आपका फ्रांस का था। और थेवनोट, इनमें से आपको बताना है किस फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की है। देखिए मनुची आपका क्या था? मनुची दारा शिकोहे का तोपची था। दारा शिकोहे का तोपची था। तोपची होने के साथ साथ में आपका चिकित्सक भी था। तोपची होने के कारण, ची से चिकित्सक। दारा शिकोहे का तोपची कौन था? मनुची था, और ये चिकित्सक भी था। दारा शिकोहे की मृत्यु को साक्षात किसने देखा था? बर्नियर ने देखा था। बर्नियर ने दारा शिकोहे की जो मृत्यु है, दारा शिकोहे की मृत्यु को साक्षात किसने देखा था? बर्नियर ने देखा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेवर्नियर होगा। टेवर्नियर वो फ्रांसीसी यात्री था जिसने 6 बार भारत की यात्रा थी। और ट्रेवर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आपका शाहजहां। और शाहजहां के बाद में कौन शासक हुआ था? औरंगजेब। कौन सी जेब? औरंगजेब। तो शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में ट्रेवर्नियर 6 बार इसने भारत की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल की रचना है। मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? मनसबदार क्या था? मनसबदार एक श्रेणी था। मनसबदार एक पद था। मनसबदार कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। मनसबदारी जो प्रथा है ये किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी। सबसे पहले तो कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? देखिए मनसबदारी में जब मनसबदारी शुरू हुई थी तो 33 श्रेणियां थी, लेकिन आपको यहां पर पूछा है अबुल फजल ने, और अबुल फजल ने किसमें? आईने अकबरी में। आईने अकबरी, या फिर इसको क्या बोलते हैं? अकबर नामा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकबर नामा। आईने अकबरी या अकबर नामा में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? तो 33 की डबल हो जाएंगे, यहां पर कितनी हो जाएगी? 66 श्रेणियों का उल्लेख किया है। देखिए एक होता था जात, ठीक है, एक होता था सवार। जात कंपलसरी था, सवार कंपलसरी नहीं था। यानी किसी भी जब व्यक्ति को, जैसे अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे सवार की जो सबसे पहले शुरुआत की थी, सवार पद, 2 पद होते थे। ये एक्चुअल में है क्या? 2 पद है, एक है जात और एक है सवार। सवार की शुरुआत 1595 में अकबर ने की थी। 1595 में काफी लेट जाकर की थी, लेकिन जात तो पहले से प्रचलित था। यानी कि जात और सवार ये दोनों होने के कारण इसको क्या बोला जाता है? द्वैध मनसबदारी। द्वैध मनसबदारी। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति को पास में 10 जात होते थे, या 10 सवार होते थे, या फिर 1000 जात या सवार होते थे। 5000 मुख्य रूप से अमूमन देखा गया है कि 5000 जात। देखिए जात क्या था? आपका पद था, जबकि सवार में आपका घोड़ों की संख्या आती थी। घोड़े या फिर सैनिकों की संख्या को शामिल किया जाता था। तो जात तो कंपलसरी था, सवार में घोड़े या सैनिकों की संख्या आती थी। सवार है वो जात के बराबर हो सकता था, सवार
जात से ज्यादा नहीं होता था। अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपके 5,000 की मनसबदारी है वो जो मुख्य करीबी होते थे शासक के उनको दी जाती थी, लेकिन 7,000 की मनसबदारी भी दी गई है। 7,000 की मनसबदारी आपके राजपूत शासक हुए हैं मान सिंह को दी गई है। आमेर के शासक मान सिंह अकबर के काफी खास आदमी थे। मान सिंह को अजीज कोका को दी गई है। इनको 7,000 की मनसबदारी प्राप्त थी। 12,000 की मनसबदारी है वो आपको जहांगीर को दी गई थी, और आपको दारा शिकोह को तो 60,000 की मनसबदारी दी गई थी, यानी 60,000 उनके पास जात थे और 40,000 सवार थे। तो सबसे ज्यादा मनसबदारी है वो आपकी किसकी थी? दारा शिकोह की थी। और ये जो मनसबदारी है ये अकबर ने कब शुरू की थी? अपने शासन के 11वें वर्ष शुरू की थी। 11वें वर्ष शुरू की थी। अकबर शासक कब बना था? मैंने आपको बताया था अकबर जो शासक बनाया था ये अकबर 1556 से लेकर के 1605 तक रहा था। तो इसमें 11 जोड़ो, 56 में 11 जोड़ोगे तो वही 1567-68 आ जाएगा। 1567-68 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो चित्तौड़ पर विजय करने के बाद में अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में मनसबदारी की शुरुआत की थी। किसने? अकबर ने की थी। और 11वें वर्ष में इसकी शुरुआत करने के बाद में सबसे पहले तो इन्होंने जागीर के रूप में मनसबदारी की शुरुआत की थी। जागीर के रूप में सबसे पहले क्या जागीर दिया जाता था, लेकिन जागीर के साथ साथ में वेतन भी दिया जाता था। लेकिन कोई मनसबदार जैसे सूट नहीं करता था, जैसे हल्दीघाटी युद्ध के बाद में मान सिंह की जो मनसबदारी है वो छीन ली गई थी, तो मान सिंह की मनसबदारी भी छीन ली गई थी। कहने का मतलब यह है कि ये जो जागीरदारी है यानी कि मनसबदारी है ये क्या थी? आपकी स्थानांतरित थी। स्थानांतरित थी यानी कि मनसबदारी क्या थी? आपकी स्थानांतरित थी। वेतन तो उसको दिया जाता था, कोई भी शासक हो कोई भी सेनापति हो वो लड़ता था, वेतन तो कंपलसरी था, लेकिन वेतन के साथ साथ में उसको जागीर दी जाती थी और इसी जागीर को मनसबदारी के नाम से पुकारा जाता था। लेकिन कोई बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं देता है तो उसकी मनसबदारी वो छीनकर दूसरे व्यक्ति को भी दे दी जाती थी। यानी कि मनसबदारी कैसी थी? आपकी स्थानांतरित मनसबदारी थी। और यह मनसबदारी क्या है? एक पद है, एक श्रेणी है। अकबर ने ये मनसबदारी की जो प्रथा ये कहाँ से या किस से ग्रहण की थी? तो ये मंगोलों से ग्रहण की थी। मनसबदारी की जो प्रथा है ये मंगोलों से ग्रहण की थी, मध्य एशिया से। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दशमलव पद्धति। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में कानपुर में किसने नेतृत्व किया है? यह बताना है कानपुर में किसने नेतृत्व किया है? तात्या टोपे ने, नाना साहब ने, लक्ष्मीबाई ने या कुंवर सिंह ने? देखिए तात्या टोपे की बात करें तो तात्या टोपे ने कहां पर नेतृत्व किया था? ग्वालियर में। तात्या टोपे ने कहां पर? ग्वालियर में, ग्वालियर एमपी में तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति के दौरान जो अंतिम रूप से फांसी दी गई थी वो आपको तात्या टोपे को ही दी गई थी। लक्ष्मीबाई को महल परी कहा जाता था, महल परी, और इन्होंने नेतृत्व यहाँ पर किया था झांसी में, झांसी यूपी में इन्होंने नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह ने आरा बिहार में, आरा बिहार में नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह को ही बिहार का शेर कहा जाता है, बिहार का शेर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कुंवर सिंह को कहा जाता है। लेकिन आपको पूछा है कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में नेतृत्व किया था नाना साहब ने, और नाना साहब को धोंदू पंथ भी कहा जाता है। धोंदू पंथ इसको कहा जाता है, नाना साहब को। तो कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई थी मुख्य रूप से, तो इन्होंने नेतृत्व किया था। और तात्या टोपे को रामचंद्र पांडे के नाम से, रामतनु पांडे के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास, मांझा प्रवास के लेखक कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे हैं, नारगेट हैं, सीताराम पांडे हैं, मंगल पांडे हैं? कौन है? देखिए मंगल पांडे फांसी पर चढ़ने वाले पहले क्रांतिकारी थे। मंगल पांडे फांसी पर चढ़ने वाले पहले क्रांतिकारी थे, फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे। इनकी जो ड्यूटी थी वो कहां पर थी? बंगाल में थी। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बैरकपुर के अंतर्गत 1897 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक थे मंगल पांडे। ये फांसी पर चढ़ने वाले पहले क्रांतिकारी थे 1857 की क्रांति के दौरान। लेकिन आपको यहाँ पर पूछा है मांझा प्रवास के लेखक, तो मांझा प्रवास के लेखक कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे हैं। विष्णु भट्ट गोडसे इसका आंसर हो जाएगा। विष्णु भट्ट गोडसे का जो संबंध है वो आपको कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। लेकिन ये अपने महाराष्ट्र से तो इनका संबंध है, लेकिन किसी काम से ग्वालियर गए थे, और ग्वालियर जाने के बाद में वहां पर आस पड़ोस में क्या हो रहा है ये इन्होंने देखा था। जैसे दिल्ली में और लखनऊ में क्रांति शुरू हो चुकी थी जब ये ग्वालियर गए थे, तो दिल्ली और लखनऊ की जो क्रांति है वो इन्होंने देखी थी विष्णु भट्ट गोडसे ने। तो इन्होंने लाइव रिपोर्ट आंखों देखा हाल जो इन्होंने देखा है 1857 की क्रांति के दौरान, वो इन्होंने मांझा प्रवास पुस्तक में लिखा है। किसने लिखा है? विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, महान नागा महिला गांडीन्यू को बोलते हैं गांडीनेल्यू, गांडीनेल्यू। इसको रानी की उपाधि किसने दी थी? ये आपको बताना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने,
महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या सुभाष चंद्र बोस ने? गाड़ी नेल्लू को रानी की उपाधि किसने दी थी? देखिए, गाड़ी नेल्लू का जो जन्म है यह आपका मणिपुर में हुआ था। नागा जाति की यह महिला थी। 26 जनवरी 1915 को इनका जन्म हुआ था। लेकिन यह सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था ये तो पता है ना आपको? सविनय अवज्ञा आंदोलन में 1930 में ये गिरफ्तार हो गई थी। कौन? गाड़ी नेल्लू। 1930 में 26 जनवरी 1915 को इनका जन्म हुआ था। यानी कि मात्र 15 वर्ष की आयु में ये जेल चली गई थी। और जेल में इनकी मुलाकात किससे हुई थी? जवाहरलाल नेहरू से इनकी मुलाकात हुई थी। जवाहरलाल नेहरू तो खुद तो छूट गए थे, लेकिन इसको छुड़वाना भूल गए थे, या यूं कहें कि इन्होंने काफी भरसक प्रयास भी किए थे, लेकिन ये छुड़ाने में असफल रहे थे। आज़ादी के बाद में 1947 के बाद में गाड़ी नेल्लू जेल से बाहर आती है और जवाहरलाल नेहरू इनको रानी कहकर पुकारते हैं। रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनको दी जाती है। अंग्रेजों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इनको गिरफ्तार कर लिया था और आजीवन कारावास की सजा इनको सुना दी थी। तो स्वतंत्रता के बाद में इनको जेल से बाहर निकाला जाता है। नागा जाति की ये बालिका थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये जेल गई थी। जोन ऑफ आर्क के नाम से भी इसी को जाना जाता है। किसको? गाड़ी नेल्लू को जोन ऑफ आर्क के नाम से भी किसको जाना जाता है? गाड़ी नेल्लू को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी है? अब जिनको आता है उनको तो ठीक है, नहीं आता है वो क्या करेंगे? मेरी तरह नहीं आता है। महात्मा गांधी का संबंध कहां से था? गुजरात से था। पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इन्होंने कौन सी भाषा में लिखी होगी? गुजराती भाषा में लिखी होगी। इस तरीके से टप्पा लगाएंगे और गुजराती भाषा उनका सही हो जाएगा। हालांकि हर बार ये टप्पा इस तरीके से सही हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आत्मकथा महात्मा गांधी की कौन सी है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये जो आत्मकथा है महात्मा गांधी जी की, ये कौन सी भाषा में लिखी गई? गुजराती भाषा में ही लिखी गई है। महात्मा गांधी जी के एक निजी सचिव थे जिनका नाम था महादेव देसाई। दे क्या दे? साई दे। किस बात की साई दे? अंग्रेजी में अनुवाद करने की साई दे। महादेव दे क्या दे? साई दे। किस बात की साई दे? अंग्रेजी में अनुवाद करने की साई दे। यानी कि ये जो पुस्तक है एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, गांधी जी की आत्मकथा है, इसको अंग्रेजी में अनुवादित करने का कार्य है। अंग्रेजी में अनुवादित करने का कार्य किसने किया था? महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे महादेव देसाई, इन्होंने किया था। तो ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? गुजराती भाषा में लिखी गई है। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए थे? ब्रिटिश संसद किस वर्ष कानून पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए थे और ब्रिटिश संसद ने अपने पास ये अधिकार ले लिए थे? यह आपको बताना है। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास करके? तो देखो, ये हुआ कब था? 1857 की क्रांति का जो उपद्रव हुआ था, 1857 में जो उपद्रव हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति का जो परिणाम हुआ था, हालांकि परिणाम में यही हुआ था कि अंग्रेजों की इसमें जीत हुई थी। भारतीय ने सुव्यवस्थित रूप से इस क्रांति को संचालित नहीं किया था, इसलिए ये असफल रहे थे। लेकिन देखा जाए तो अंग्रेजों को इस बात का भनक लग गई थी, अगर अपन अच्छे तरीके से या फिर ढंग से अगर व्यवस्थित नहीं करते तो हार सकते थे। यानी कि राजस्थान के जो रियासती राजा है मुख्य रूप से, अगर वो उनके पक्ष में नहीं होते तो उनकी पराजय हो सकती थी, तो वो समझ चुके थे। इसलिए 1 नवंबर 1858 को, 1857 के बाद में 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार का आयोजन होता है। इलाहाबाद दरबार का आयोजन होता है। महारानी विक्टोरिया स्वयं आती है और इलाहाबाद दरबार के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग कौन थे उस समय? भारत के गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड कैनिंग से एक घोषणा पत्र पढ़वाया जाता है और उस घोषणा पत्र से भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार छीन करके ब्रिटिश क्राउन या यूं कहें कि ब्रिटिश संसद को स्थानांतरित कर दिए गए थे और भारत में गवर्नर जनरल की जगह वायसराय के पद का सृजन हुआ था। और पहले वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग बने थे। यानी कि जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वही क्या बन गए थे? पहले वायसराय बन गए थे, लॉर्ड कैनिंग। तो कहने का मतलब है 1 नवंबर 1858 को यह दरबार लगा था, तो 1858 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इतिहास के जो क्वेश्चन थे उनकी शायद अपन सबकी बात कर